हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एलएसी के पास मुश्किलों में फंस गया चाइना, लगा रहा है सोलर हाइड्रो प्लांट। भारतीय सेना भी जवाब देने को तैयार। अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां भारत से नाराज नेपाली गोरखा सैनिक रशिया की वैगनर आर्मी में हो रहे हैं क्या शामिल। रिपोर्ट से बढ़ सकती है बहुत बड़ी टेंशन। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां पाकिस्तानी सेल्समैन का बड़ा बयान, कहा हमें इतिहास ही गलत पढ़ाया गया, हम भारत से कोई जंग आज तक नहीं जीते। जी हां, साथ ही साथ बताएंगे आपको, जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रधानमंत्री मोदी जी के बयान पर ओवैसी ने फिर एक बार जहरीला बयान दिया है। दोस्तों सुनवाएंगे आपको उसका बयान, सारी जानकारियां बताएंगे। बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना और भारत के संप्रभुता का दिल से समर्थन करते हैं, तो वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, पे चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर एलएसी के पास मुश्किलों में फंस गया चाइना, लगा रहा है सोलर हाइड्रो प्लांट। भारतीय सेना भी जवाब देने को तैयार। बता दें, भारत के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर बने अपने सैन्य अड्डों को बनाए रखने में चाइना को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते चाइना ने अपने सैनिकों की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को बनाए रखने में कई सोलर और जल विद्युत प्लांट तैयार कर रहा है। सुरक्षा बलों के सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को जानकारी देते हुए बताया है कि 2020-21 में बड़े पैमाने पर तैनाती के बाद चीनियों को वहां मिलिट्री बेस को बनाए रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों ने बताया कि खास तौर पर सर्दी के मौसम में चीनी आर्मी को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने साल 2020 की गलवान झड़प के बाद एलएसी पर करीब 50,000 सैनिकों की तैनाती की है। इसके चलते अग्रिम क्षेत्रों में सेना की ऊर्जा आवश्यकताएं काफी बढ़ गई है, जहां गर्मियों में भी तापमान बहुत कम होते हैं। चीनियों ने अपने सैन्य बुनियादी ढांचे को भी बड़े पैमाने पर उन्नत किया है, क्योंकि बड़े सैनिकों की तैनाती के चलते नए आवास और गांव बनाए गए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, सूत्रों ने यह तक बता दिया है कि चीनियों ने बड़े पैमाने पर तैनाती जिस प्रकार से जारी रखी है और चीन अपने लंबे समय तक की तैनाती के लिए कदम उठा रहा है। भारत ने भी किसी भी संभावित दुर्घटना से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख सेक्टर में लगभग इतनी ही संख्या में सैनिकों को तैनात किया है। तो वहीं बीते सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सोमवार को कहा कि सरकार भारत की सीमाओं की सुचिता का कभी भी उल्लंघन नहीं होने देगी और मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने के लिए चीन के साथ सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में हमारी भारतीय सेना ने भी चाइना को उसी के अंदाज में जवाब देने का प्रयास जारी रखा हुआ है। दोस्तों, अगर चाइना किसी भी प्रकार से उकसावे की कार्रवाई करता है तो भारत तुरंत उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरीके से तैयार खड़ा है। बहरहाल इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन कमेंट में इंडियन आर्मी इज द बेस्ट कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर क्या भारत से नाराज नेपाली गोरखा सैनिक रशिया की वैगनर आर्मी में हो रहे हैं शामिल। रिपोर्ट से बढ़ सकती है बड़ी वाली टेंशन। जी हां, अपनी बहादुरी और शौर्य के लिए मशहूर नेपाल के गोरखा सैनिक अब रशिया की तरफ बढ़ने लगे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो भारी संख्या में गोरखा सैनिक रशिया के प्राइवेट मिलिट्री वैगनर को ज्वाइन कर रहे हैं। यूक्रेन के युद्ध रशिया की तरफ से लड़ने वाला वैगनर ग्रुप पिछले दिनों अचानक राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विरोध में उतर आया। कई विशेषज्ञों ने वैगनर ग्रुप को रूसी सेना की तुलना में अधिक कुशल और क्षमतावान करार दिया है, खास तौर पर तब जब पिछले दिनों पूर्वी यूक्रेन में एक छोटे लेकिन रणनीतिक शहर बखमुत पर इस ग्रुप ने कब्जा कर लिया था। कहा यह जा रहा है कि नेपाली गोरखा युवा अब वैगनर में शामिल होने लगे हैं। द डिप्लोमेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक 16 मई को रशिया ने 1 साल के मिलिट्री सर्विस के बाद रूसी नागरिकता हासिल करने से जुड़े आसान नियमों का ऐलान किया था। तब से ही सैकड़ों नेपाली युवा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर सैनिकों के रूप में रूसी सेना में शामिल हो गए हैं। रिपोर्ट ये दावा किया गया है कि उनमें से कुछ नेपाल सेना के रिटायर्ड हैं। नेपाल सेना के रणनीतिक विश्लेषक मेजर जनरल विनोज बसन्यात, जो रिटायर हो चुके, उन्होंने हाल ही में यूरेशियन टाइम्स से कहा कि ये एक चिंताजनक स्थिति है। नेपाल सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि वे व्यक्तिगत क्षमता से गए हैं। जहां रूसी नागरिकता नेपाली युवाओं के लिए एक बड़ा आकर्षण है, तो वहीं एक और वजह भारतीय सेना में उनकी भर्ती का खत्म होना है। नेपाल और भारत के बीच संबंधों में पिछले साल उस समय से तनाव आ गया था, जब भारत सरकार ने दीर्घकालिक रोजगार को छोटे अनुबंध कार्यकाल और बिना पेंशन के साथ बदल दिया। ये अग्निवीर स्कीम के तहत हुआ था। इसके कुछ हफ्ते बाद ही नेपाल ने 200 साल पुरानी भर्ती प्रक्रिया को तब तक रोक दिया। उसने स्पष्ट किया कि जब तक इसमें और ज्यादा स्पष्टता नहीं आती, गोरखा भर्ती में शामिल नहीं होंगे। बहरहाल दोस्तों, अगर ऐसा वाकई में है तो यह भारत के लिए भी टेंशन बढ़ाने वाली बात है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पर पाकिस्तानी सेल्समैन का बड़ा बयान, कहा हमें इतिहास ही गलत पढ़ाया गया, हम भारत से कोई जंग नहीं जीते आज तक। जी हां, आर्थिक कंगाली से जूझ
सोच रहे, पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने मित्र देशों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। पड़ोसी देश पर डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान की जनता अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए तरस रही है। ऐसे में लोग सरकार पर भड़के हुए हैं, साथ ही सरकार को नसीहत दे रहे हैं कि भारत से तुलना करना बेकार है। पाकिस्तान को अपनी आंतरिक समस्याओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। दरअसल रियल एंटरटेनमेंट टीवी नामक यूट्यूब चैनल पर एक पाकिस्तानी सेल्समैन कहता दिखाई दे रहा है कि दुर्भाग्य से हमें इतिहास के बारे में ही गलत पढ़ाया गया है। आज तक हम भारत से कोई जंग नहीं जीते हैं। वीडियो में पाकिस्तानी सेल्समैन आगे कहता है कि भारत के रक्षा मंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मौजूदा समय में पाकिस्तान को अपनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। देश की बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ, शख्स कहता दिखाई दे रहा है कि देश में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव करने की आवश्यकता है। हमने अपनी आने वाली पीढ़ियों को इतिहास के बारे में सही जानकारी देने की आवश्यकता है। इंडिया पाकिस्तान के अलावा भी मसले हैं जो कि बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, वीडियो में शख्स ये कहता नजर आ रहा है कि आज पाकिस्तान की छवि दुनिया भर में बेहद खराब है। आखिर इसकी वजह क्या है? हम पाकिस्तान की बेहतर छवि क्यों नहीं बना पाए हैं? बहरहाल दोस्तों, देर सही लेकिन पाकिस्तानियों को अब अकल आती दिखाई दे रही है दोस्तों। और जिस प्रकार से पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानियों की आंखों पर पर्दा डाले हुए बैठी थी दोस्तों, अब वो पर्दा धीरे धीरे उठता दिखाई दे रहा है और पाकिस्तानियों की आंखें खुलती नजर आ रही है कि उनके सरकार ने उनके लिए कितना बड़ा धोखा किया है। जिनको उन्होंने वोट दिया है, आज उन्हीं के अधिकार को उन्होंने छीन लिया है। बहरहाल इस पर आपकी अब जो भी राय हो दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी का कौन सा मैसेज लेकर अजीत डोभाल गए ओमान, सुल्तान से की मुलाकात, बताते राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल ने सोमवार को मस्कट में ओमान के शीर्ष नेता सुल्तान हैसम बिन तारिक से मुलाकात की और उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक लिखित संदेश सौंपा, जिसमें दोनों देशों के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया गया है। डोभाल ने प्रौद्योगिकी, सैन्य मामलों और खनन के क्षेत्र में संभावित द्विपक्षीय सहयोग पर ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र हमद अल बुसैदी के साथ भी बातचीत की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि डोभाल ने अल बराका पैलेस में सुल्तान हैसम से मुलाकात कर उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश सौंपा। इसने कहा कि डोभाल ने शाही कार्यालय के मंत्री जनरल सुल्तान बिन मोहम्मद अल नोमानी और विदेश मंत्री अल बुसैदी के साथ भी व्यापक चर्चा की। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां पर 2 दिन में 2 सिखों को मारी गई पाकिस्तान में गोली। पाकिस्तान में नहीं थम रहा अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। जी हां, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर हमले थम नहीं रहे हैं। लगातार हिंदुओं, सिखों और अन्य अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। हाल के दिनों में अल्पसंख्यकों के खिलाफ टारगेट किलिंग की घटना में वृद्धि हुई है। पेशावर के याकातुत इलाके में शनिवार को अज्ञात हमलावरों ने एक किराने दुकान के मालिक मनमोहन सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। इससे पहले शुक्रवार को सिख समुदाय के तरलोक सिंह को गोली मार दी गई थी, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। वहीं पिछले महीने लाहौर में कुछ हमलावरों ने एक राहगीर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। राहगीर की पहचान सरदार सिंह के रूप में हुई थी। अज्ञात हमलावरों ने उसे सिर में गोली मारी थी। इस साल में अब तक सिख समुदाय के लोगों को 3 बार गोली मारने की घटना सामने आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, चौंकाने वाले आंकड़ों की बात करें तो बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है दोस्तों। जहां जून 2023 तक ईसाई और हिंदू धर्म की 38 महिलाओं का अपहरण किया गया, उन सब के जबरन धर्म परिवर्तन करवाए गए, साथ ही 7 महिलाओं की हत्या कर दी गई। बात करें दोस्तों एक और खबर की, जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोले पीएम मोदी, तो ओवैसी ने कहा लगता है ओबामा की नसीहत समझ नहीं आई। जी हाँ, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को लेकर की गई टिप्पणी पर पलटवार किया। ओवैसी ने कहा कि लगता है कि पीएम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की नसीहत को ठीक से समझ नहीं पाए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने पूछा कि अगर देश में पसंदीदा मुसलमानों का शोषण हो रहा है तो फिर आप क्या कर रहे हैं। हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने ट्वीट करते हुए कहा कि पसंदीदा मुसलमानों का वोट मांगने से पहले आपके कार्यकर्ता को घर घर जाकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आपके प्रवक्ता और विधायक ने नबी करीम की शान में गुस्ताखी की है। एक तरफ पसमांगा मुसलमानों के लिए घड़ियाली आंसू बहाया जा रहा है तो दूसरी ओर मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के रोजगार को छीना जा रहा है, घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, लिंचिंग के जरिए हत्या हो रही है और उनके आरक्षण का विरोध भी किया जा रहा है। आपकी सरकार ने गरीब मुसलमानों की स्कॉलरशिप भी खत्म कर दी है। बहरहाल दोस्तों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस पर बयान आया है कि कुछ राजनीतिक दल मुस्लिम भाई बहनों को वोट बैंक के लालच में भड़का रहे हैं, जिस पर अब असदुद्दीन ओवैसी की प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों, ऐसे में आपकी इस पर जो भी राय होने वाली है कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए दोस्तों? हाँ या ना में जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता क्या कहती है। बहरहाल दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी।
हथौड़ी पे अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत